नमस्कार, स्वागत है आपका मुकेश चौरसिया पॉडकास्ट में। पहले तो नाम क्या है तुम्हारा? मैं बोलता था डॉक्टर संजय केजरीवाल। 1,000 क्या रुपया मैं 1,000? चारों बगल से लोग रेलिंग पे खड़े हैं और बॉडी बीच में पड़ी। बॉडी उनके घर के अंदर है। अच्छा। कोई जाने के लिए तैयार नहीं। और 4 कंधे जो मिले उनके परिवार का कोई नहीं था। घाट पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं। और 2021 में मौतें मुकेश हुई जी थी। मौतें बहुत। बॉडी को जलाने के लिए मान लो लकड़ियां कम पड़ने लगी। बिल्कुल। तो वो जो पल था कोविड का, वो ऐसा पल था जिसको अभी भी लोग याद करके कांप जाते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल में क्यों गए, क्यों छोड़ा, ये जनता जानना चाहेगी, ये लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप अभी हैं। तो ये बताइए कि राजद आपने ज्वाइन किया, क्यों कर लिया? जब छोड़ना ही था फिर छोड़ क्यों दिया? खुल के यूं कहूं कि विधानसभा चुनाव का एक मौका 2020 का, लेकिन क्या मतलब आपने कहा कि 2020 में आप मतलब विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे? कि प्रभु जिस दिन आपको जो चीज देना चाहेगा उसी दिन वो आपको मिलेगी। मैं 2005 में ही सोच लेता कि मैं विधायक बन जाऊं, नहीं भाग में लिखा था। उम्मीद करते हैं आप, क्या ये जनसुराज बिहार में कुछ सफल हो पाएगा? प्रशांत से भी कहा था, मैं आज आपके खुले मंच पे इस बात को बोलता हूं कि प्रशांत, एक संजय केजरीवाल के विधायक बनने से अगर जनसुराज की सत्ता न आती हो तो मुझे विधायक बनना नहीं मंजूर है। और एक संजय केजरीवाल के न बनने से जनसुराज की सत्ता बनती हो तो मुझे न बनना मंजूर है। और मुझसे बेहतर जनसुराजी कोई मिले तो आप बेझिझक उसको मौका दीजिएगा। तुम जाके देख लो, फाइनल कर लो। हमने पहले उसको, उसके पूरे खानदान को बता दी हो ना 1,000 क्या रुपया 1,000। तो उसमें उनको कोई परेशानी नहीं है? नहीं। अच्छा। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके रिश्तेदार भी पैसे नहीं देते। पिताजी की वो बात आज भी याद आती है और मैंने उसी समय फॉर्म को फाड़ के फेंका। नमस्कार, स्वागत है आपका मुकेश चौरसिया पॉडकास्ट में। और मेरा नाम मुकेश चौरसिया है। पॉडकास्ट का ज़माना है और हमने भी नई शुरुआत की है। पॉडकास्ट के एपिसोड्स को आप हमारे साथ देख सकते हैं। अभी उत्तर बिहार के और मुजफ्फरपुर के जाने माने शख्सियत हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट में, जिनसे हम आज आपका तारुफ करवाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। उनका नाम है संजय केजरीवाल। संजय केजरीवाल जो कि मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के लिए पहचान के मोहताज नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपने कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक, मतलब ज़मीन से शुरुआत की और आज लगभग बहुत सारी चीज़ें आपने मुकम्मल की हैं। तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? सबसे पहले तो मुकेश जी, आपके और आपकी पूरी टीम को अपने जीवन काल में जो आपने पोर्टल न्यूज के माध्यम से जितना नाम शोहरत कमाया और आज आपने मुजफ्फरपुर की धरती पे पॉडकास्ट के रूप में एक नए जीवन में, उसको हम यूँ कहेंगे कि एक सुंदर शुरुआत। और मैं यही ईश्वर से, दाता कमल शाह से, बाबा गरीबनाथ से यही दुआ करूँगा कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसी प्रकार नए नए आयाम को आप पाएं और हम लोगों के बीच भी, हम लोगों को भी उसका सहभागी बनने का जो मौका आप देते हैं, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से, आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, तो संजय केजरीवाल का जब भी नाम आता है तो एक व्यवसायी के रूप में आता है, एक समाज सेवी के रूप में आता है, एक नेता के रूप में आता है। तो ये जो सफ़र शुरुआत की आपने व्यवसायी के रूप में,
तो आपके लोग जानना चाहेंगे जो नहीं जानते हैं आपके पुराने मतलब भूतकाल के बारे में कि ये शुरुआत कैसे हुई। आप एक व्यवसायी थे, सुनने में आया कि आप नौकरी करते थे कपड़े की दुकान में, फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो शुरुआती दौर से अगर आप बताएं। 2 मार्च 1972 को मैं अपने माता पिता के घर में पैदा लिया। घर में पहले से एक बड़े भाई राजीव केजरीवाल जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय परमेश्वरलाल केजरीवाल, माता रेणु केजरीवाल। पैदा लिया तो काफ़ी गरीबी के हालात थे मुकेश जी, बहुत ही गरीबी के हालात थे। और मेरे जन्म के साथ ही माँ को जो है, जैसा दादी बताती थी, उसी समय उनको हार्ट्स के कुछ प्रॉब्लम्स आए। उसी दरमियान मेरा इशू भी हुआ था। तो हिंदुस्तान में हार्ट के बीमारी के जनक कहे जाते हैं एन गोपीनाथ, जो अब नहीं रहे एम्स में। उस समय पिताजी माँ को लेके गए, काफ़ी कमजोरी के हालात थे। एक कैथ टेस्ट होता है जो यहाँ से वो किया सर ने, इन गोपीनाथ सर ने, लेकिन वो होशो हवास में किया जाने वाला टेस्ट था। यहाँ से होता था, फिर यहाँ से होता था। उसमें बेहोश नहीं होना होता था। उसमें मम्मी हमारी बेहोश हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता है, दवा पे ही सरवाइव जब तक करें, इनके वल्व्स की स्थिति अच्छी नहीं है। और फिर पापा मम्मी को लेके आ गए। और इधर छोटा संजू बड़ा होते गया। 1986 में मैट्रिक का एग्ज़ाम जिला स्कूल से पास किया। जिला स्कूल का विद्यार्थी जो 10th में पढ़ता हो, 6 में जो पिताजी ने हाफ पैंट सिलाया था जिसकी साइज यहाँ तक थी, तो 10th आते आते उस साइज यहाँ तक आ गई थी हाफ पैंट की। फुल पैंट पहन के कभी स्कूल जाने का सौभाग्य नहीं मिला। हालात परिवार के हाई वो थे। स्कूल, हाई स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं। वो परिवार के हालात थे, चूँकि एक पिताजी कमाने वाले, किराए के घर में बसर करना, मम्मी का इलाज कंटिन्यू करना, हफ्ते में एक बार उनकी तबीयत बिगड़ती थी, हॉस्पिटल लेके भागना, ऑक्सीजन चढ़ना। उन हालातों के बीच से निकलते हुए एक सफ़र आया। फिर 86 मैट्रिक के बाद इंटर में एडमिशन लिया। बचपन से एक शौक था डॉक्टर बनने का। कोई पूछते भी थे, पिताजी के भी मित्र पूछते थे, या कोई सर्किल में भी मित्र पूछते थे, अरे क्या बनोगे? नहीं, पहले तो नाम क्या है तुम्हारा? मैं बोलता था डॉक्टर संजय केजरीवाल, मतलब डॉक्टर पहले ही लगा लिया। अच्छा, बचपन से ही। बचपन से। फिर इंटर पास किया, मैट्रिक का एग्जाम दिया। 1 नंबर से मेडिकल के एग्जाम में मेरा छूटा। इन बिटवीन बॉटनी ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था आरडीएस कॉलेज में। और साइकिल पे घूम के भैया, बड़े भैया कॉस्मेटिक लाइन में मित्तल ब्रदर्स में नौकरी करते थे, और बाबूजी की नौकरी छूट गई थी चूँकि इन दरमियान पिताजी के चेस्ट में पानी आ गया था। और डॉक्टर ने उनको फुल्ली बेड रेस्ट कह दिया था, तो वो भी जॉब नहीं कर पाने की स्थिति में थे। तो एक भैया की कमाई मैंने पढ़ाई के साथ साथ, चूँकि भैया कॉस्मेटिक लाइन से थे, बड़े भैया, मैं 10-20 खुदरा जो कॉस्मेटिक्स के किराने के जो मोहल्ले के दुकानदार होते थे, उन लोगों के यहाँ जाके सुबह घूम के ऑर्डर ले लेता था। और फिर भैया के गुडविल पे सामान लेके
और होलसेल में लेके और फिर उनको दुकानों पे पहुंचाता था। 25 रुपया, 40 रुपया, 35 रुपया एवरेज पर डे की कमाई भी उस समय हो जाती थी। दोनों भाई जो कमाते थे उसी से परिवार भी चल रहा था। इन बिटवीन 89 आया, मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। पटना डॉक्टर R.K. अग्रवाल से उनका इलाज चलता था। उन्होंने कहा कि आज के डेट में एम्स में इनका दोनों बल्ब चेंज हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था हो गई है। और डॉक्टर P. वेणुगोपाल अभी HOD हैं, पापा को बहुत मानते भी थे। बोले कि भैया आप डायरेक्ट लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ आने के बाद जैसे जो कुछ पैसे वगैरह मतलब खुदरा थे, कुछ ऑर्नामेंट्स मम्मी के जो बचे हुए थे कान के नाक के, उनको डिस्पोजल करके, कुछ पीतल के बर्तन उनको डिस्पोजल करके हम पापा भैया भाभी हम लोग गए दिल्ली। एम्स में एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद डॉक्टर पहले के तलवार ने देखा, फिर एक ऑपरेशन की डेट आई। डॉक्टर ML शर्मा बहुत बड़े सर्जन हुए हार्ट के, उन्होंने ही ऑपरेशन करना स्वीकार किया। बल्ब का रेट उस समय, एक बल्ब का रेट हुआ करता था 12,240 रुपया। अब 2 बल्ब के पैसे जमा 89 की बात। 89 की बात आपको बता रहे हैं। 2 बल्ब के पैसे जमा करने थे। अब उसमें पैसे की काफ़ी मतलब कमी हो गई थी। और होता है ना मुकेश जी कि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके रिश्तेदार भी पैसे नहीं देते। और रिश्तेदार तो सभी पैसे वाले थे, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, कुछ सोना गिरवी रखोगे तो दिलवा देंगे। किसी ने कहा कि महंगे ब्याज पर। एक मम्मी की चैन मम्मी पहनी हुई थी, वो चैन बड़े भैया दिल्ली से उतार के लेके आए मुजफ्फरपुर, और कुछ पैसे ब्याज पे मिले। और मैं इस मौके से उन 2 व्यक्तियों का नाम लेना जरूर चाहूँगा। एक डॉक्टर जोगेंद्र प्रसाद, जिनको हम लोग बड़े पापा कहते थे, अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने मदद की। और एक आज भी जिंदा है, राजकुमार झाजी चचा, जो सदर हॉस्पिटल से रिटायर कर गए हैं, उन्होंने मदद की। इन दोनों का एहसान मैं तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। और तब जाके 13 मई 1989 का वो दिन मम्मी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर हम लोग 3 महीने की मम्मी की दवा और डॉक्टर्स के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 5 अप्रैल के दिन हम लोग दिल्ली से ट्रेन से चले। 6 अप्रैल को घर पे पहुंचे। 3 महीने से घर बंद था। पिताजी ने कहा कि मतलब घर में देख लो भाई, कुछ रसद उसद भी लाना है। मेरा ग्रेजुएशन का सेकेंड पार्ट का फॉर्म फाइनल एग्जाम का मुझे भरना था। मैंने एक दोस्त से कहा कि यार मेरे लिए भी फॉर्म ला देना, भर के जमा करना है। 440 रुपये फॉर्म जमा करने के लिए ज़रूरत थे। पिताजी ने कहा दोनों भाइयों को बैठा के, बड़े भैया को और मुझे, कि बेटा 1800 रुपया है मेरे पास बचा हुआ, जो तुम ही लोग सब पैसा कहाँ से लाए क्या किए मुझे नहीं मालूम था, लेकिन सब खर्च करने के बाद ये 1800 रुपया है। और 3 महीने से घर बंद है, घर का रसद भी लाना है। अब तुमको अगर ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना है तो तुम ग्रेजुएशन का फॉर्म भरो बेटा, घर कैसे चलाना है तुम दोनों भाई जानो, बूढ़ा बाप तुम्हारा थक गया।
पिताजी की वो बात आज भी याद आती है। और मैंने उसी समय फॉर्म को फाड़ के फेंका और घर का जो सामान आना था सो आया। और फिर मैं शीतला गली में 1,000 रुपये महीने की नौकरी, रुचि हैंडलूम फर्म, अब तो यहाँ नहीं है, वो फर्म दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ हमने नौकरी की। ये किस साल में आपने वहाँ नौकरी स्टार्ट की? 25 मार्च 1990 को रुचि हैंडलूम में मैंने नौकरी ज्वाइन की। चूँकि जो हालात थे, फिर लोकल स्तर पे जो सामान बेच मतलब घूम के जो बेचते थे, तो 20, 25, 30, 35 कंपटीशन का दौर था, बहुत कम होता था। फिर डेली का ये काम नहीं था, किसी दिन हो जाता था, किसी दिन नहीं होता था। तो फिर हुआ कि नहीं, एक पढ़ाई भी छोड़ ही चुके हैं, एक तो एक जॉब ही क्यों नहीं पकड़ लेते हैं। जॉब पकड़ा। इस बीच के पीरियड का एक छोटा सा पार्ट है कि होली और दीपावली जैसे पर्वों पे, मतलब घर के दरवाजे पर वो फल वाली पेटी की जो लकड़ियां आती हैं, देवदार की पतली, तो उन हमारे घर के बगल में एक बढ़ई परिवार रहा करते थे। तो कुछ पेटियां उस समय बहुत सस्ती फेंकी हुई भी मिल जाती थी। बगल में ही फल मंडी, सब्जी मंडी था होलसेल का। तो किसी रिश्तेदार से 500 1000 रुपया लेके फटाका होलसेल में लाके 4 दिन फटाका भी बेच लेते थे। होली के टाइम में मतलब रंग अबीर पिचकारी भी बेच लिया। तो मतलब मैं ये आपको बताऊं कि 27 साल की उम्र तक नए कपड़े, मुझे याद नहीं है, 27 ईयर्स का मैं हो गया था, मुझे या मेरे भैया को, कि नए कपड़े दुकानदार से खरीद के और उसको दर्जी से सिलवा के पहनने का। हमारे सीतामढ़ी में फूफा जी रहा करते थे, अब नहीं है इस दुनिया में। उनके 3 बच्चे, तो उनका बच्चों का उतरा हुआ पैंट शर्ट, और एक पापा कुर्ता सिलवाते थे, चूँकि वो शुरू से सामाजिक रहे तो खादी का कुर्ता ही धोती पहनते थे। तो कंपनी भाग में कि ईसा मौलवी साहब चचा हुआ करते थे, जो पापा का बहुत सस्ता ही कुर्ता सिल देते थे। वो भी जानते थे कि बहुत हैंड टू माउथ है। तो 2 रुपया में वो पैंट शर्ट दोनों का, मोड़ी कमर वगैरह सारा कुछ, शर्ट वगैरह का फिटिंग, मतलब फूफा जी के लड़कों का, हम भाइयों का बना देते थे। तो यही जीवन चला। लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ और ना ही कोई शिकायत है। इसी बीच में एक, जब मैंने रुचि हैंडलूम में नौकरी ज्वाइन की, तो आशापुर दरबार मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पे एक पीर बाबा हजरत दाता सलाउद्दीन अहमद साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज थे। वहाँ गया, फिर मैं धीरे धीरे मैं उनका शिष्य भी बन गया। और मैं समझता हूँ उस दरमियान हमने नौकरी करते हुए मैं एक काम किया था, जो अभी आपके पॉडकास्ट से रिलेटेड काम है। कि उस समय आपको याद होगा मुकेश जी की वीडियोग्राफी का बहुत प्रचलन था। बिल्कुल। शादियों में 2 चीज की डिमांड हुआ करती थी, एक मारुति वाहन की एक वीडियो। और एक वीडियोग्राफी की। ये लड़कों वालों की स्पेशल डिमांड हुआ करती थी। तो मेरा एक दोस्त है, उसका भी जिक्र करना स्वाभाविक है, राजू, वो वीडियोग्राफी का काम करता था। तो एक दिन ऐसे ही उसने मुझसे कहा, मोती झील में मैं अपने दुकान के काम से आया हुआ था। वो बड़ी चिंतित था। बोले क्या हुआ? तो बोला यार देखो ना, आज का बुकिंग है और लाइट पकड़ने वाला जो है उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो हम बोले क्या करना होगा? तो बोला कुछ नहीं, हम तो कैमरा चलाते हैं। उस समय नेशनल का 5/7 कैमरा, बड़ा वाला। बड़ा वाला कैमरा,
आगे पीछे ये वो ये। जूम करने के हाँ, लिए। हाँ। और उस समय बीरगंज से उसके ग्लास जो है वो बीरगंज मार्केट हुआ करता था। उस समय कैमरे में रील्स जो है वो वाली। टेप वाली, हाँ बड़ी वाली। हाँ। तो उसने कहा मुझसे कि यार कोई लाइट पकड़ने वाला मिल जाए तो। हमने कितना पैसा दोगे? तो बोला यार 200 रुपया उसको देते हैं, 300 भी लेगा तो हम दे देंगे। हमने कहा कि 1,000 रुपया महीना, मतलब 30 रुपया पर डे पे हम खट रहे हैं, और रात में कितने बजे से? तो बोला कि कोई बात नहीं यार, 8 बजे भी आ जाएगा, 9 बजे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात भर रहना होगा। हमने कहा 300 रुपया मतलब एक रात का। हमने कहा यार हम पकड़ लेंगे लाइट। बोला ठीक है तुम आ जाना। और वो मुझे एक चस्का लग गया। जीवन के वो एक फेज मैंने गुजारे हैं कि लगन में मैं दुकान में ड्यूटी एक दिन भी एब्सेंट नहीं करता था, और रात में मैं लाइट पकड़ता था, और उसी लाइट पकड़ने के दरमियान मैंने कैमरा भी चलाना सीखा। मेरे दोस्त ने मुझे कैमरा भी चलाना सिखा दिया था। कभी कभी वो रेस्ट करने चला जाता था तो मुझे दे देता था। तो इस प्रकार का एक फेज चला। गुरु महाराज के दरबार में जाने के बाद ये ऊपर की कमाई जो है ये रात्रि सेवा वाली आने लगी, और फिर इस पैसे की कमाई से यू जस्ट नॉट बिलीव कि मैंने 2 साल के अंदर मैंने सेकेंड हैंड एक मारुति वैन खरीदी। और मारुति वैन, जद्दू बाबू अब नहीं है इस दुनिया में, जद्दू जी करके थे, उम्र दराज थे, वो ड्राइवर हुआ करते थे मेरे। उस समय 300 रुपया मारुति वैन का भाड़ा मिलता था, 30 रुपया ड्राइवर की खुराकी। तो एक दिन का वाकया है कि हिमगिरी ट्रेवल्स बस आज भी चलती है। उनका मानार में बेटी का शादी था, तो हमारे गाड़ी हमारी बुक थी ट्रेवल्स के थ्रू, और जद्दू जी की तबीयत खराब हो गई हमारे ड्राइवर साहब की। चूँकि कुछ चीज़ों में उसूल का पक्का था कि नहीं, कोई चीज़ किसी की जवाबदेही ली है तो उसको निभाना है। तो मैं खुद ड्राइव करके चला गया, और ड्राइव करके गया। उन्होंने मतलब कहा, वो मेरा अंतिम ही ड्राइविंग था। वो बड़ी प्यारा किस्सा है। उन्होंने कहा कि अरे बेटी दामाद आने वाले हैं ड्राइवर साहब हाजीपुर रेलवे स्टेशन से, उनको आप जाके ले आइए। मोबाइल का ज़माना तो था नहीं। मैंने कहा पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने कोच नंबर बताया, बोले आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा, कोच नंबर पे आप, बर्थ नंबर इतने पे है। ठीक, मैं गया। भाई दामाद तो दामाद ही होते हैं, उनकी क्या गलती, ससुराल में आते हैं तो उनका कद और भी बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा ऐ ड्राइवर करके उन्होंने कई बार मुझे प्रताड़ित किया, मतलब कोई गलत नहीं किया। उनकी नज़र में तो मैं ड्राइवर ही था। हालांकि मुझे आज भी याद है, मैं उस परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे आते समय एक पैंट शर्ट का कपड़े का उन्होंने उपहार भी दिया था। लेकिन बस वही है कि उसके बाद मैंने गाड़ी ड्राइविंग जो है उस दिन के बाद से नहीं की। वो एक था। फिर ये फेज चल ही रहा था कि 17 जुलाई 1995 को मेरा काम रुचि हैंडलूम से छूट गया। एक कारण बना छूटने का। उसके बाद वहीं पे मार्केट में एक फर्म हुआ करती थी, बर्मा होजरी। उनको जब पता चला कि संजय ने ऐसे ऐसे काम छोड़ दिया है, तो आए, बोले कि मेरे पास। हम बोले नहीं, अब नौकरी तो नहीं करेंगे। तो बोले मैंने भी आपको नौकरी के लिए नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ अब हमारे साथ वर्किंग पार्टनरशिप में आ जाए। मैंने कहा मेरे पास मतलब जो हुनर है बस वही है, पैसा नहीं। तो बोले नहीं, हम वर्किंग पार्टनरशिप कह रहे हैं। अच्छा लगा। मैंने कहा कितने % का? बोले देखो, हम और रवि हैं, मैं और रवि हूँ, हम लोग जो पूंजी लगाएंगे तो हम लोग
33% हम लोग लेंगे, मतलब, और 33% तुम्हारा होगा। बराबर। बहुत। हम्म। मैंने कहा कि लेकिन प्रॉफिट का जो हिसाब किताब होगा वो मुझे, मतलब आप साल में एक बार करोगे, मैं घर खर्चा जो है, चूँकि 1000 रुपये मिलते थे जहाँ पहले काम करता था, तो मैंने कहा कि मैं 1000 रुपये ही उठाऊंगा। तो बोले नहीं ठीक है, वो आपकी मर्जी। काम 10 अगस्त 1995 का वो दिन काम स्टार्ट हुआ। काम स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि 10 अगस्त 95 गौर कीजिएगा, काम स्टार्ट होता है और प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से काफ़ी मतलब बहुत जल्द लोकप्रियता, सक्सेस, हर हफ्ते दिल्ली जाता था, हर हफ्ते। और इस बिटवीन एक मोती झील में ही एक रेडीमेड के दुकानदार को अपनी बच्ची की शादी रिलेशन में करनी थी, तो उन्होंने मेरा ही प्रस्ताव दिया और 27 अप्रैल 1996 को शादी हो जाती है। उस शादी में जो खर्च लगे वो ऑब्वियसली जिनके साथ काम कर रहा था वहीं से लिया। घर खर्चे के लिए भी फिर मैंने कहा भैया 2500 रुपया लूँगा। बोले हाँ डन। मेहनत बहुत की और आपको बड़ी सुखद बात ये बताऊं कि 1999 आते आते रमेश भैया जो हुए बर्मा हौजरी के ऑनर, उनके पिताजी, वो अपने माता पिता के इकलौते संतान पुत्र में वो दिल्ली पिताजी शिफ्ट कर गए थे, लेडीज सलवार सूट का मैन्युफैक्चरिंग का काम। वहाँ काम काफ़ी बढ़ गया था, तो रमेश भैया को भी दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने हिसाब किताब करके और एक अच्छी खासी पूंजी मुझे दी और अपने गुरु महाराज की दया से फिर 1999 में एक वर्किंग पार्टनर, एक रोड छाप व्यक्ति का जीवन जो अभी तक आपने सुना, वो फिर संजय होजरी अपनी की दुकान। स्थापना हुई। और फिर अपने बड़े भैया मेरे नौकरी करते थे मित्तल ब्रदर्स में ही, उनको फिर काम छुड़वाया, फिर उनको साथ लिया और इस प्रकार जीवन चल ही रहा था। 2006 में पिताजी को कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई और विद इन 5 मंथ वो इस दुनिया से चले गए। लोग कहते थे कि मम्मी पहले जाएगी। 1970 से ही मम्मी जाने का रास्ता डेली तराशती थी, बीमार रहती थी। हाँ, लेकिन चले गए पापा। फिर 2008 में मम्मी गई। इन बिटवीन मतलब एक लड़का एक लड़की। 1997 में बड़ा बेटा हुआ, 99 में बेटी हुई। फिर 2008 में मम्मी गई और माता पिता चले गए, गुरु महाराज भी पर्दा कर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है, हर पल है। और वो 10 अगस्त 1995 के बाद संजय केजरीवाल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब एक एक चीज बताइए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन। जो आपने कहा कि पूंजी आपको दी गई, तो आप अपने पार्टनरशिप में से 2500 रुपया ही लेते थे, तो जो बाकी की पैसे थे वही मिला के आपको दिया गया एक हाँ, अमाउंट? जब रमेश भैया दिल्ली शिफ्ट करने लगे तो फर्म का टोटल हिसाब हुआ 95 से लेके 99 तक का। उसमें मान लो 25 लाख रुपए की टोटल प्रॉफिट आई, तो ऑब्वियसली 16 लाख, 16.5 लाख की प्रॉफिट उनकी रही, 8 साढ़े 8 की प्रॉफिट मेरी हो।
उसमें से जो पैसा मान लो मैंने मंथली बोल के उठा रखा था, वो पैसा डिडक्ट गया, होके हाँ। मुझे कैश पैसा उतना मिला, और उसी से संजय होजरी की स्थापना की हुई और मैंने वहीं की। से नींव आपने डाली अपने बिजनेस की। और बस यूँ कहूँगा कि आज आप सबों की दुआ है, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद तो मेरे जीवन में पहले पायदान पे हमेशा रहा है और मेरी अंतिम सांस तक रहेगा। लेकिन मुझे आप तमाम भाइयों की दुआएं, और एक ही प्रयास किया जो पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कुछ ऐसा करना कि अंतिम यात्रा में किसी का कांधा दर्द नहीं हो। तो प्रयास यही करता हूँ मुकेश जी कि किसी का दिल मेरे कारण न दुखे। फिर भी इंसान हूँ, अगर कहीं जाने अनजाने में कोई त्रुटियां हो गई हो तो सदैव क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और मुझे लगता है ऐसा कि मेहनत तो जीवन में सभी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी मेहनत की या बहुत उच्च स्तरीय मेहनत की। मुझे मेरी मेहनत में मेरे माता पिता का, मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद का जो तड़का लगाना, वो मेहनत नजर आ रही है। नहीं तो मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक गुरु महाराज जी की एक बहुत प्यारी बात बताऊं आपको, वो बताना जरूरी है चूंकि उससे मेरे इस जीवन की कड़ी का भी कुछ आधार जुड़ता है। वो जल्दी शिष्य नहीं बनाते थे। वो कहते थे शिष्य मेरा बनने के पहले 5 शर्त मेरी मंजूर है कि नहीं है, मतलब 5 शर्त में निपुण हो कि नहीं हो। तो क्या है भाई 5 शर्त? मैंने भी उनसे पूछा था। उन्होंने पहला शर्त कहा कि अपने माता पिता की पूजा करनी होगी। पूजा करते हो कि नहीं? चूंकि इस धरती पे हम लोग ईश्वर के आगे पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर इस धरती पे अपने माता पिता के, बिल्कुल। बाद बाकी के लिए हम लोग आदरणीय, लेकिन पूजने योग्य क्या तो वो प्रभु है या फिर माता पिता। तो वो ऐसे समझाते थे कि इस सृष्टि को, इस कायनात को उस प्रभु ने रचा, तब तो वो पूजनीय है। लेकिन तुम्हारा रचयिता कौन? बिल्कुल। तुम्हारे माता पिता। तो माता पिता की पूजा करते हो कि नहीं, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, अपने बड़े भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, या छोटे भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के प्रति जवाबदेह आप हो कि नहीं। तीसरे नंबर पे गौर कीजिएगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति जवाबदेही तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदार, समाज, जो जिस रूप में जरूरतमंद है, मौके दर मौके। क्योंकि जरूरतें बोल के नहीं आती हैं, वो दुख का पहाड़ ऐसे ही नहीं आ जाता, अनसर्टेन आता है। तो आप उनके प्रति जवाब दें। पांचवें नंबर पे जो रोजी रोटी का जरिया आपको दिया गया, चाहे आपकी नौकरी हो या कारोबार हो, उसमें पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। तो भले ही पांचों में निपुण हो तो मेरे शिष्य बनने के लायक हो, गुरु महाराज ने कहा। मैं थोड़ा सा नटखट भी रहा, और मैं यूं कहूं कि आज भी मुझसे कई लोग नाराज हो जाते हैं, इसीलिए कि मैं जो यहाँ रहता है वो मैं बोल देता हूँ, मैं दिल के अंदर नहीं रखता हूँ। तो मैंने गुरु महाराज से मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैंने कह दिया कि अगर मैं पांचों में निपुण होता तो आपके पास क्या जरूरत थी हमको आने की। अच्छा। हाँ, जबकि इतने बड़े पीरो मुर्शिद जो मुझे लेके गए थे वो भौचक रह गए कि बेवकूफ क्या बोल दिया। हाँ। लेकिन देखिए, सरकार की दया और सरकार की करामात और
सरकार हुजूर की मतलब वो अ, एक पिता के रूप में प्यार करने की उनकी जो शैली, वो मुस्कुरा के मुझे नज़दीक किया और सीने से लगा के धीरे से कान में कहा, यही हक है जी, मालिक खुश रखे। और फिर मैं उनका शिष्य बना। तो ये जो पांचों शर्त थी, करीब करीब मुकेश जी कोशिश करता था, जो संसाधन थे उसमें मौके दर मौके किसी के काम आना, लेकिन उनका शिष्य बनने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ मुझे, उसके बाद जीवन में आर्थिक मामले में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज भी मैं यही समझता हूँ कि मुझे सरकार ने जितना दिया और दे रहे, मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं मुकेश जी इस मौके से एक चर्चा जरूर ये करना चाहूँगा कि इंसान को दुनियावी दौलत मिल जाती है, मतलब पैसा, दीनी दौलत मतलब प्रभु के प्रति आपका लगाव, और एक उससे बड़ी दौलत है आपको अपने परिवार में अपने बड़ों का आशीर्वाद, अपने बीवी बच्चों का प्यार स्नेह। अच्छा प्यार स्नेह और उनकी तरक्की। तो देखिए मैं कितना धनवान हूँ कि पत्नी बहुत अच्छी मिली। आज माता पिता नहीं है, लेकिन बड़े भाई भाभी माता पिता के रूप में आज भी मेरे सर पे हैं, क्योंकि पिताजी इकलौते भाई थे। तो आज भी बड़े भैया पिता तुल्य और भाभी माता तुल्य मेरे सर पे आशीर्वाद है। बच्चों को सरकार की दया से और माता पिता के आशीर्वाद से जो एक जीवन का पाठ आपने सुना कि फॉर्म ग्रेजुएट का फाड़ के फेंक देना और एग्जाम न दे पाना, तो देखिए प्रभु ने उस समय मेरे हालात को देखते हुए मान लो मुझसे कुछ छीन लिया था, लेकिन लगा के क्या दिया। तो बड़ा वाला बेटा रोबोटिक्स में एमटेक किया नीदरलैंड डेल्फ यूनिवर्सिटी से, और आज वैन ऑर्ड जैसी विश्व की बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। बिटिया रानी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक साथ दोनों ग्रुप चार्टर्ड अकाउंटेंट का निकाल के आज वो बिग 4 के PwC में जॉब कर रही है। छोटे वाले साहब जो थोड़ा लेट से आए, वो अभी CS कर रहे हैं MIT मणिपाल से। तो प्रभु ने बच्चों के रूप में शिक्षा का प्रसार भी दिया, अच्छी पत्नी दी, माता पिता गुरु का तो आशीर्वाद है ही, सच्चे साथी दिए। कारोबार में विगत 10-12 सालों से मैं यूँ कहूँ तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, चूँकि साले के रूप में एक बेटा मिला जिसका नाम मोंटी है, और एक भतीजे के रूप में बेटा मिला जिसका नाम बंटी है। मुजफ्फरपुर में अगर हम संजय केजरीवाल के नाम की चर्चा करते हैं, तो संजय केजरीवाल के नाम की चर्चा उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब पूरी दुनिया घर में कैद थी, लॉकडाउन का असर था। सरकार ने निर्देश दिया था कि लॉकडाउन में घर के अंदर रहें, लेकिन हमने भी कवरेज किया संजय केजरीवाल को सड़कों पर माइकिंग करते हुए, सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते हुए, राशन हाथ में लेके घरों में पहुंचाते हुए। चलिए, हम जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा तो वो पेशा है कि हम आगे जाते हैं, कुछ भी दुर्घटना घटना होती है। आपको डर नहीं लगा? संजय केजरीवाल को डर नहीं लगा? परिवार नहीं है, मर जाते, कुछ हो जाता। जिस दिन इंसान इस धरती पे आता है उसी दिन उसके मौत के मतलब जाने के 4 चीज लिख दिए जाते हैं। आपके जाने का दिन, आपके जाने का समय, आपके जाने का स्थान और कारक विधि, ये चारों चीज उसी दिन लिख दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा आना जितना सत्यता नहीं है,
जाना उतना ही सत्यता पूर्ण है। वो प्रभु जब अपने पास बुलाता है तो उसका श्रेय, जस और अबजस का वो अपने ऊपर नहीं लेता है। इसका मतलब है मौत हमारा सबसे सच्चा मित्र है, जो हर हाल में हमारा साथ निभाता है। फिर उसे दोस्ती कर लेने में क्या बुराई है? और जब उससे दोस्ती कर लीजिएगा तो जीने का मजा आ जाएगा। क्यों नहीं, डर नहीं लगा कि परिवार है, पत्नी है घर में, बच्चे हैं, बच्चे भी बाहर थे, किस तरीके से लाया आपने, जो हमने देखा भी, तो उस समय डर नहीं लगा कि कुछ हो जाए तो पूरा परिवार उससे खतरा हो सकता है परिवार को? मुकेश जी, कोविड एक ऐसी विश्व स्तर पे त्रासदी आई जिसको हम एक शब्दों में कहें यूं कि कोरोना ने अपनों की पहचान करा दी। जीवन में आज तक ऐसी कोई त्रासदी नहीं आई थी जिस त्रासदी में किसी अपने की मतलब मृत शरीर को, जिस पिता से लिपट के हम हंसते थे, रोते थे, जिस पिता की हम उंगली पकड़ के चलना सीखे, उनसे कुछ खर्च करवाना सीखे, उनसे जिद करके कुछ लेना सीखे, उस पिता की लाश पड़ी है और बेटा जो है मतलब 200 कदम 500 कदम दूर खड़ा है। मतलब क्या है ये? तो मैं तो ये कहूँगा कि कोविड प्रभु ने, हालांकि कोई त्रासदी आना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब भी कोई घटनाक्रम होती है तो उस घटनाक्रम के एक मान लो निगेटिव पक्ष होते हैं, पॉजिटिव पक्ष होते हैं। कोविड में हम लोगों को अपनों का पहचान हुआ, अपनों का एहसास हुआ। अगर मुकेश चौरसिया जी जैसे हमारे साथी उस सरैयागंज टावर चौक पे अगर खड़े न होते, दौड़ के उस अखाड़ा घाट वाले घर का न्यूज बनाने जा रहे हैं जहां पता चल रहा है कोविड का पेशेंट मिल रहा है, मुझे याद है, दौड़ के पता चल रहा है कि वो ट्रेन आ रही है उसमें 1200 पैसेंजर आ रहे हैं, दौड़ के वहां मुकेश जी भागे जा रहे हैं, दौड़ के भागे जा रहे हैं 0 माइल पे कि शायद कोई बच्ची मतलब साइकिल से आ रही है अपने पिता को लेके। क्या था वो एक जुनून। अगर आप उन चीजों को अपने कैमरे में कैद करके घर में लॉकडाउन में बैठे व्यक्तियों का, एक मोबाइल ही संसाधन है आज के समय में, सोशल मीडिया में आपके वो चित्रण को जो आप एकत्रित करके न्यूज के रूप में आप देते थे, 2 प्रकार की बातें होती थी। एक तो जागरूकता भी लोग के अंदर आ रही थी, दूसरा समय भी पास हो रहा था। क्या आपके माता पिता नहीं कहते थे उस समय? तो आपको कोई दुकानें ही नहीं खुली थी कि कोई आपको ऐड मिल जाता। बिल्कुल। मोटरसाइकिल का तेल भी अपना जला रहे थे और उस न्यूज को कवरेज करने से कुछ मिलना नहीं है, फिर क्यों न्यूज कवरेज कर रहे थे बताइए हमको। कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में, और फिर हिंदुस्तान में हमारा बिहार एक पिछड़ा राज्य, फिर हम अपने शहर की बात करें मुजफ्फरपुर, हर व्यक्ति जो जिस स्थान पे था कमोबेश उसने अपने दायित्व का निर्वहन किया। नहीं तो मैं आपको आज एक बात बताऊं, उस समय आप ही लोगों के न्यूज के माध्यम से इटली वर्ल्ड में दूसरे नंबर की स्वास्थ्य की क्वालिटी है। बिल्कुल। अमेरिका वर्ल्ड की नंबर 1 क्वालिटी है। क्या हुआ था अमेरिका में, इटली में क्या हुआ था, वो दृश्य मुझे मंजर याद है राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से। फिर आप लोगों ने भी दिखाया कि जेसीबी से बड़ा गड्ढा करके और उसमें एक साथ 100-200 डेड बॉडीज को मतलब ट्रक से लाके वो हाईवा से ऐसे कर रहे हैं।
कौन सी मानवता, किस प्रकार की, बहुत छोटा देश है, बहुत सक्सेसफुल देश है, उसकी तुलना में हमारा हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में हमारा बिहार, उस बिहार में हमारा उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर, क्या होता अगर उस अनुपात में लाशें गिरनी शुरू होती। आपको याद होगा हम लोग एक टावर चौक पे घूम घूम के माइकिंग करते थे कि एक ही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप अपने गली में, जिस गली में आपका घर है, उस गली में अपने बाएं दाएं आगे पीछे हर मकान वालों से एक ही विनती है कि पता लगाइएगा किसी के घर का चूल्हा ठंडा तो नहीं है, अगर हो तो दो दो रोटी अपने अपने घर से उस एक घर में पहुंचा दीजिएगा ताकि उस बेचारे का भी पेट की भूख शांत हो सके। मैं समझता हूं मुकेश जी, कोरोना में जिस व्यक्ति ने भी जो धर्म, जो फर्ज, जो कर्तव्य का अपना पालन किया, किसी से कुछ चिंता की ये नहीं रहती है कि हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हम आपको सबको, जब प्रभु श्री राम इंसान के जोनी में आए, प्रभु श्री कृष्ण आए, वो भी गए, हम भी आप इंसान के जोनी में आए हैं, हम भी आप जाएंगे। एक खाता बही ही साथ जाता है, खाता बही का हिसाब किताब ही साथ जाता है कि आपने किया क्या। हम अगर ये कहते हैं कि हम सभी इंसान जात या जो भी सजीव हैं इस धरती पे, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पशु हो, सब तो उस प्रभु ईश्वर की देन है। उन्हीं के द्वारा हमारा मतलब जैसे धरती पे आना हुआ है। तो क्या एक पिता का दो बेटा, एक खूब भर पेट खाना खा रहा है और एक बेटा जो है मतलब भूखे है, क्या उस पिता को यह बात पता चले, दुनियावी पिता को, सपोज दैट हम दोनों एक ही माता पिता के इंसान हैं, आप भर पेट खाना खा के घर पे सोते हैं और मैं भूखा सोता हूं, तो हमारे आपके पिताजी को जब पता चलेगा, क्या वो खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर आप मतलब पिताजी के एक संतान आप, मेरे उस भूख की जानकारी होने पे आप मुझे अगर भोजन कराते हैं, उस पिता की आशीष, दुआएं आपको कितनी मिलेगी और उस पिता को कितना फक्र होगा, मैंने अपने जिस औलाद को पैदा किया, मुझे नाज है। तो हम सभी लोग उस प्रभु के संतान हैं। अगर हमने किसी का कोई काम आए, आपने कहा पैकेट्स ये वो, मैं जानता ही नहीं हूं मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है कुछ करने की। उसने पसंद किया मुझे और मुझसे कुछ करा लिया, ये उसका आशीर्वाद है, ये उसका शुक्रिया है। जीवन भर उसका एहसानमंद रहूंगा कि उस कोविड काल में उसने मुझ जैसे नाचीज से कुछ करा लिया। और फिर मैं अकेला कहाँ था, आप जैसे भाइयों का प्यार था, हौसला था। रहा सवाल कि एक प्रश्न था आपका परिवार, तो इतना जरूर कहूँगा, धर्मपत्नी जी जो हैं, वो सुबह 5, 5:30 बजे मैं निकलता था, मेरे साथ मोहन भैया, पवन जी, गुड्डू जी, रिंकू जी, चारों व्यक्ति मेरे साथ, कुलीग मेरे साथ रहते थे। और जब मैं रात में 8 बजे 9 बजे लौट के आता था, तो बाहर ये सब कपड़े उतार के, आपने तो वो पुराना वाला घर भी देख रखा है, और बाथरूम में नहा के और फिर घर में जाते थे, तो जाने के साथ नाश्ता खाना बाद में पूछा जाता था, पहले ये आपको कुछ हो जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे। तो हम अपनी पत्नी को, नीतू को, एक ही चीज कहा करते थे, एक छोटी सी बात भी उसको कहते थे कि कल तक बिकने को गया था बाजार में, कोई खरीदार न मिला। अपने गुरु महाराज की शान में कि सरकार हुजूर ने अपना कह के मुझे अनमोल बना दिया। तो नीतू एक चीज ध्यान में रखना
कि अगर मेरी मौत वहाँ लिखी होगी तो तुम रोक नहीं पाओगे, मुझे वहीं जाना होगा। और अगर मेरी मौत वहाँ नहीं लिखी होगी तो यकीन मानो, एक पुश्त नहीं सैकड़ों पुश्त की पूंजी कमा के उस प्रभु के आशीर्वाद से, और पूंजी सिर्फ अर्थ नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि पैसे को लोग दुनिया समझते हैं, मैं समझता हूँ इंसानियत कमाना, मानवता कमाना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और कोविड के समय मुकेश जी, आप मीडिया बंधु हो, बैंक कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस प्रशासन के लोग हों, जिला प्रशासन के लोग हों, वो रेलवे के वो ड्राइवर सैल्यूट के हकदार हैं जिन्होंने ट्रेनें चलाई, हमारे निगम कर्मी वो सैल्यूट के हकदार हैं। स्वास्थ्य कर्मी, बहुत सारे अगर डॉक्टर्स, सभी लोग अगर बिल्कुल घर पे बैठ जाते तो दुनिया उलट पुलट हो जाती। और फिर एक कहावत है, आप हमेशा बोलते हैं, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल। नीयत सही होनी चाहिए। अच्छा, एक कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कोरोना पूरे विश्व में त्रासदी के नाम से जाना जाता है। पहली बार लोगों ने अनुभव किया उस पूरे क्षण को, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो जीवन भर आपको याद आए, या बार बार वैसी चीज याद आ जाए कि ऐसा फिर वाकया जो आपने देखा, कुछ वैसा एक्सपीरियंस। एक कृष्णा टॉकीज के पीछे माधुरी परिहार, एक महिला जो टीचिंग का काम करती थी, पढ़ाने का काम करती थी। उनके पति बैंक में जॉब किया करते थे जो एक्सपायर कर गए थे। एक बूढ़ी सास, अबाउट 80 ईयर्स ओल्ड, और वो माधुरी परिहार जी, उनके दो छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 10 साल के बच्चे। घर में कोई बड़ा जेंट्स नहीं, सास की भी सेवा करनी है, बच्चों को भी देखना। बच्चों को भी देखना है। और माधुरी जी को कोविड ने अपने आगोश में ले लिया। पहले मुझे वहाँ से खबर आई, हमारे एक रिलेटिव रहते हैं उनके घर के बगल में, कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके उन तक पहुँचाई। घर पे ही सारी व्यवस्था चल रही थी। और एक वो दिन आया, तीसरा या चौथा दिन, कि वो नहीं रही इस दुनिया में। अच्छा, माधुरी परिहार जी। जी। मुझे वहाँ से फिर मेरे रिश्तेदार के द्वारा खबर की गई कि संजय वो तो नहीं रही, कैसे होगा, डेड बॉडी कैसे जाएगा। मैंने कहा मैं आता हूँ। मैं गया मुकेश जी, मैंने देखा, मतलब पिक्चरों में जैसे वो एक सीन नहीं दिखाता है बॉम्बे के चौल का, कि बीच में खेल रहे हैं या कोई मारपीट हो रही है और चारों बगल रेलिंग से जो है लोग तमाशबीन बन के देख रहे हैं। मैंने वो कॉन्सेप्ट देखा, एकदम ऐसे 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 चारों बगल से लोग रेलिंग पे खड़े हैं और बॉडी बीच में पड़ी। बॉडी उनके घर के अंदर है। अच्छा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। 2 बच्चे और एक बूढ़ी सास। वो बूढ़ी सास भी बेड पे। बच्चों को क्या मतलब। उस समय मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अभी डीएम है शिवहर के, विवेक रंजन मैत्रेय सर। मैंने उनसे कहा कि सर एक मर्चरी वाहन, नगर आयुक्त थे उस समय। हाँ, मर्चरी वाहन की एक अगर सुविधा मिल जाती। उन्होंने मुझे तुरंत डीपीएम का नंबर दिया और डीपीएम साहब को मैंने कहा, नौशाद नाम का ड्राइवर मुझे याद है आज भी, वो आया और वो अपने साथ पीपी किट और रैपिड किट बॉडी को अंदर रखने के लिए, और पीपी किट मतलब पहनने के लिए, हम लोग के खुद, सेफ्टी हाँ, के लिए लेके आया। कोई मोहल्ले वाले नहीं तैयार हुए कि भाई 4 आदमी चाहिए बॉडी उठाने के लिए, कोई नहीं तैयार हुए। नौशाद
बाबू जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने पीपी किट पहना, मैंने पीपी किट पहना, मेरे साथ रिंकू जी थे, गुड्डू जी थे, इन दोनों ने पीपी किट पहना और हम लोग चारों व्यक्ति उस घर के अंदर गए जहाँ मतलब उस समय का माहौल मुकेश जी, बिल्कुल। कोविड जरा सी छींक आ जाए तो लोग भाग जाते थे। हकीकत ये थी, बिल्कुल। ऐसे जरा सा किया नहीं कि भाग गए लोग उठ के। हम लोग अंदर गए, बॉडी को रैपिड किट में पैक किया, उसके बाद स्ट्रेचर पे नौसाद जी के, चूंकि उनको आइडिया थी, हम लोगों ने हेल्प किया और बॉडी को बाहर लेके आए। अब घाट पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं, और 4 कंधे जो मिले उनके परिवार का कोई नहीं था। घाट पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं। सासू माँ बेचारी जा नहीं सकती, उन बेट छोटे छोटे बच्चे, किसी तरीके से उन बेटे को हम साथ लिए और बाद में वो मेरे एक रिश्तेदार और 2-3 लोग पीछे से बाइक से पहुंचे, जो थोड़ा दूरी बना के रहे और हम लोगों ने वहाँ पे फिर लकड़ियों से चिता को सजवाया और उस बच्चे से पूरे विधि विधान के साथ माँ को मुखाग्नि दिलवाई और जब अंतिम क्रियाक्रम हुआ तब मैंने उस बच्चे को वहाँ, उसके बाद कुछ रिलेटिव उनके आए, तो वो एक मंजर जो है, ऐसे तो मतलब 2020 में एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको याद भी होगा, 2020 में मौतें बहुत कम हुई थी। 2020 में क्या हुआ था, पलायन हुआ था। हाँ। और 2021 में मुकेश जी मौतें बहुत हुई थी। बिल्कुल। 2021 में किसी का टेलीफोन आता था तो बस पहला हम लोग को यही लगता था 2 ही डिमांड होगी, क्या तो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड होगी या फिर मुक्ति धाम का मतलब व्यवस्था करा दो यार। एक एक दिन में 40-40 42 डेड बॉडी का जलना, उसमें भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो हकीकत में कोविड में कई लोगों ने उसको काफी अच्छा कमाने का अवसर बना लिया था। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि एम्बुलेंस वालों ने 50-50 हजार बिल्कुल पैकेज देना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा उस समय डीएम आलोक रंजन सर, काफ़ी उनका योगदान रहा। हम लोगों ने आपात अवस्था में सुरेश कुमार महापौर हैं, मतलब उस समय तत्कालिक थे, उन्होंने घर बैठ के आदेश पारित किया। डॉक्टर रमेश केजरीवाल जी जो मुक्तिधाम का सारा मतलब उसको सृजन नए रूप में करने का मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट उनके अपने मतलब हाथों को, उनकी सोच को जाता है, कैसे उन्होंने उसको इतना सुंदर बनाया। उस समय मतलब स्थिति ये थी कि हम लोगों ने तुरंत, विवेक सर का तो मैं कई बार सैल्यूट करने को दिल करता है और आलोक रंजन सर का, जहाँ भी रहें बाबा गरीबनाथ दाता कमल साहब उन लोग को खुश रखे, बम बम रखे। उन लोगों ने उस समय तुरंत स्पेशल बैठक बुला के, मैंने एक मतलब मुक्ति रथ की मांग की। आलोक सर का मुझे आज भी वो शब्द याद है, क्यों संजय जी, एक क्यों, 2 क्यों नहीं, और तुरंत 2। मैं इस मौके पे तिरुत ऑटोमोबाइल के संजय गोयनका जी का मैं नहीं भूल सकता हूँ, चूँकि सरकारी पेमेंट तब रिलीज होता है जब आप बिल कट के आ जाएगा, और उन्होंने मेरी गारंटी पे 2 चेचिस 2 बॉडी दे दिया। फिर वो बॉम्बे बॉडी मेकर्स वाले अमर सिंह जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मतलब लागत मूल्य पे इतनी सुंदर मुक्ति रथ का निर्माण किया, और उस लॉकडाउन के पीरियड में सामान पटना से लाना है, उसके लिए हम लोग परमिशन कराते थे, तुरंत ले आके देते थे। वो चीज़ हुआ। फिर एक समय आया कि बॉडी को जलाने के लिए मान लो लकड़ियां कम पड़ने लगी,
2021 में। हाँ, लकड़ियों की स्थिति इतनी ये हो गई कि लकड़ियां नहीं मिल रही, आरा मशीन बंद है। मुझे याद है एक मेरे मित्र छोटे भाई, उन्होंने एक आरा मशीन वालों से बात की, आपको ये कोरिया अस्पताल के पास। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी ले आइए अपनी और लकड़ी ढो के ले जाइए, कोई तौल उल की जरूरत नहीं है, जो देना होगा पैसा दे दीजिएगा। उसमें भी देखिए नगर आयुक्त सर का, मैंने जब उनको टेलीफोन किया, उन्होंने तुरंत काऊ कैचर जो है गाड़ी भेज दी और वार्ड से हम लोगों ने लेबर को भेज के लकड़ी लोड करवा के, उस समय फिर डेड बॉडी जलाने में जो पतली बक्से वाली लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, एक डेड बॉडी में करीब 20 किलो उस लकड़ी का भी योगदान होता है, चूंकि वो पतली होती है, पहले जल जाती है, तब उससे वेद एंड कंपनी, जितने भी शीशे के कारोबारी हैं, जितने भी रेडीमेड बेचने वाले कारोबारी हैं, उन सब लोगों ने माल तो कोई आ नहीं रहा था, लेकिन जो मान लो चल के आ चुका उसको गोडाउन में लोगों ने रखवा रखा था, वो लकड़ियां उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी, एक पैसा चार्ज नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि संजय तुम आके बस यहाँ से उठा के ले जाओ। फिर एक समय आया कि फूस जो होता है, विधि विधान में फूस की भी जरूरत पड़ती, बिल्कुल। फूस खत्म हो गया, अब वो अग्नि तो उसी से लगानी है बॉडी में, मुखाग्नि तो वैसे ही होनी है, अब फूस कहाँ से आवे। उस समय यहाँ एक नगर थाना प्रभारी हुआ करते थे, ओम प्रकाश। मुझे एकाएक याद आया उन बातों के दरमियान में, जब कि वो कहा करते थे मैं सोनपुर लालगंज काफी दिन रहा, तो गंगा का किनारा, मैंने उनको टेलीफोन लगाया, भैया आप मतलब सोनपुर दियारा में रहे हुए थे, तो फूस डेड बॉडी जलाने के लिए बहुत जरूरत है और काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा संजय जी आप रखिए, हम बात करते हैं। एक बिपिन सिंह करके एक वहाँ सोनपुर में उन्होंने टेलीफोन लगाया, हाँ, उन्होंने मतलब जो बातचीत करके कहा हो, ठीक है। अगले दिन मुझे ओम प्रकाश जी का टेलीफोन आया, संजय जी एक पिकअप जो है मतलब फूस आपका आ रहा है, मोबाइल नंबर ड्राइवर का ये है, गाड़ी नंबर ये है, वो आपको कॉल करेगा, आप उसको लोकेशन दे दीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, मैंने ड्राइवर को पैसे देने चाहे खाने के नाम पर, और फिर ओम प्रकाश भैया से पूछा भैया इनको फूस का कितना पैसा और गाड़ी का भाड़ा कितना देना, तो बोले वो हिसाब बाद में होगा। फिर मैं ठीक है भाई, ड्राइवर ने चाय पीने तक का पैसा नहीं लिया। फिर मैंने पूछा मतलब 4 या 5 दिन के बाद कि फिर जरूरत है, मतलब नहीं, इस बीच मैंने सेकेंड डे ओम प्रकाश भैया से पूछा कि भैया मतलब जैसे कि उसका पैसा कितना हुआ तो बताइए, तो बोले कि अरे मतलब जैसे कि पैसा बोल ही नहीं रहा है। हमने नहीं तो गलत बात हो जाएगी। उन्होंने टेलीफोन लगाया उनको, तो उन्होंने स्पीकर पे रखा, उन्होंने विपिन जी ने ये कहा, अब इन्होंने ओम प्रकाश जी ने क्या कहा होगा मेरे विषय में आई डोंट नो। विपिन जी के अल्फाज ये थे कि इंस्पेक्टर साहब को गुरु जी बोल रहे थे, वो कि गुरु जी संजय भैया को बोलिए कि सारा पुण्य अकेले कमाएंगे। और फिर मैंने ये कहा कि विपिन भैया मान लो मुझे भगवान न करे लेकिन फिर जरूरत पड़ेगी, बोले जितनी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी जब जब पड़ेगी आप मुझे कॉल कीजिएगा। फिर मैंने दोबारा 3-4 दिन के बाद उनको कॉल किया, फिर भेजा, वैसे ही उन्होंने मतलब देखिए कुछ जो आप पैकेट्स की बात कर रहे थे, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मतलब मदद की। मंदिरों में पूजाएं बंद थी, कैसे ब्राह्मणों का पेट चलता, उन पुजारियों का पेट कैसे चलता, किसी ने सोचा। फुटपाथ पर के जो डेली के दुकानदार, जो डेली चाय का पान का रेडी मतलब कचरी पे जो दुकान चलाते हैं, मेरे जानकारी में 32 परिवार ऐसे आए उस पीरियड में, जिन 32 परिवार की महीने की दवाई, एक महीने की दवाई 3000 से लेके 4400 रुपए तक की, और वो दवा उनको पर डे चाहिए ही चाहिए। अब
उस घर का कमाने वाला क्या करता है, तो शाम में जो है कचरी पेजवा की दुकान लगाता है, उसकी दुकान बंद। लॉकडाउन में सब बंद। वैसे भी परिवारों की सेवाएं हुई और मतलब पता नहीं लगा मुकेश जी कि उस प्रभु का कितना शुक्रिया अदा करें कि उसने इस नाचीज के हाथ, आप लोग जैसे कहते हैं, कई समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्रों ने भी कोरोना वॉरियर्स से के रूप में मुझे सम्मानित किया। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारा सम्मान, इस पर्दे के पीछे सैकड़ों वो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे मदद की, और पिताजी का, गुरु महाराज का दिया हुआ वो मंत्र, वो और आप जैसे भाइयों का जो हौसला मिलता था। सुबह 6 बजे आप बालकनी पे आ जाया करते थे और 9 बजते बजते आप नीचे आ जाते थे, और रात में मुझे याद है काली पान वाला के पास 11 हम और आप 9 साढ़े 9 बजे अंतिम पान खा के वहां से हम लोग अपनी अपने घर की ओर विदा लेते थे। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ आप भी डांट सुनते थे घर पे, हम भी सुनते थे। लेकिन देखिए, जिन लोगों ने डांट सुना घरों की लेकिन रोड पे निकलना न छोड़ा, वो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग थे जो घर में दुबके रहे, पता चला घर से ही जो है मुक्ति धाम का रास्ता, सफर तय कर लिया, और 4 कंधे भी अपनों के नहीं मिले। लगे। तो ये बहुत त्रासदी वाली बात अरे थी। मैं आपको उस समय के एक किस्सा बताऊं। एक बहुत जैसे एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, उनकी डेड बॉडी आई। मैं तो वहाँ 11 बजते बजते पहुंच जाता था, शाम में 4 5 6 बजे तक वहीं रहता था। 21 की बात बता रहा हूँ। तो बाहर जो पीपल का, जो बरगद का पेड़ है, वहां पे खड़ा है। ये लोग बॉडी कैसे ले आते थे मालूम है? जैसे 2 इधर से पकड़ा, 2 इधर से पकड़ा, और चिता पे ले आके बॉडी ऐसे पलट देता था। अच्छा। मतलब ये मुंह नीचे की तरफ। हाँ। अरे जब मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि कोरोना सिर्फ 2 चीज से फैलती है, मुंह से और नाक से। मुंह और नाक कब चलेगा? जब हम जिंदा रहेंगे। हाँ। जब एक इंसान मर गया, उस समय हम लोग क्या करते थे, किसी के यहाँ जाते थे, और अगर मान लो कि कुर्सी पे बैठे, थोड़ा सा भी शक हुआ, हम लोग तो सैनिटाइजर पॉकेट में रखते थे, हैं, तुरंत हाथ में लगा लेते थे। एक आदत सी बन गई थी सबकी। हाँ। कोई मिलने आता था, हाथ मिलाया, तुरंत भैया तंगसा निकालिए ना, होता था कि नहीं? बिल्कुल। एकदम मतलब उसमें माइक से मुंह नहीं सटाते थे लोग। हम लोगों के माइक में भी हम उसको- लोग डंडा लगा के हाँ, लंबा करके लंबा रखते करके थे। रखते बिल्कुल थे। बिल्कुल। हाँ। अब उस स्थिति में मैंने जब देखा तो सबसे पहले मैंने उस बंदे को कहा, कौन है ये आपके? तो पिताजी हैं। उन्हें क्यों नहीं साथ जा रहे हैं आप? तो नहीं, अब तो वो चले गए ना। बोले कि कल से परसों में 10 दिन के बाद इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, और जितनी संपत्ति छोड़ी है सबसे पहले तुम जाओगे कि मेरे नाम से अब सारा दाखिल खारिज हो जाए, और LIC का पैसा भी मिल जाए, और बैंक का FD और अकाउंट सारा हो जाए। तो मैंने रैपिड किट खोल के, जो मुखाग्नि का बीज होता है, ऊपर चैन के ऊपर ही ऐसे और लकड़ी का बड़का डंडा से जो है, बस हो गया। मैंने कहा चलो करो, और वो करके तब मैंने उसको कहा, क्या कोरोना पकड़ा तुमको? अगर कोरोना मृत शरीर से पकड़ता तो डेली 40-42 डेड बॉडी यहाँ जलती, हम लोग जिंदा रहते थे। बिल्कुल। कोरोना में मुकेश जी क्या था ना कि थोड़ा सा एक जो कमी रही, लोग जागरूक भी नहीं कर पाए लोगों को सही ढंग से। लेकिन जिन लोगों ने, जहाँ जिनको जो मौका मिला, मैं समझता हूँ कि वो पल एक, आज भी हम लोग जहाँ, आपको याद होगा महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी में मारुति क्रिएशन में, छोटू के पास, छोटू और सुनील भैया का जिक्र के बगैर बिल्कुल। शायद इस कोविड काल की कहानी अधूरी है। आज भी हम लोग आपको याद मतलब बताऊं, परसों मेरी तबीयत खराब चल रही थी कोल्ड अटैक के कारण। दोनों आए थे, सुनील भैया और छोटू। तो बस वो चर्चा चल पड़ी।
बिल्कुल, कि उनका पूरा गोडाउन था अरे और वो भरा होता था राशन से। जो मतलब घरों में लोग एंट्री नहीं देते थे, वहां पे सैकड़ों लोगों, बिल्कुल। हजारों लोगों के खाने का व्यवस्था, ये वो। लेकिन मतलब वही बात की चर्चा होने लगी, भैया वो जो 3-3 महीना 4-4 महीना का जो पीरियड था, हम लोगों ने एंजॉय किया। और मैं यकीन के साथ आपको बता दूं मुकेश जी, मैं यकीन के साथ आपको एक बात बता दूं कि एक जिंदगी अगर आप बचाने के लिए निकल जाओ, आपके ऊपर आने वाला यमराज लौट जाएगा। एक बहुत बड़ी बात एक मेरे प्यारे मित्र ने कही थी कि तुम्हारी कामयाबी पे सैकड़ों लोग ताली बजाएंगे, लेकिन उन सैकड़ों हाथों से अनमोल वो एक हाथ है जो तुम्हारे आंख से गिरते हुए आंसू को पोंछने के लिए उठते हो। कोविड में मतलब मैं कहूँ ना कि मैं, आप, जितने भी लोग थे और अनगिनत साथी थे, हमारे अजय ओझा जी का जिक्र बिल्कुल। मतलब अधूरा है। सैनिटाइज का जो है, उन्होंने मुझे कहा, वो तो मेरे से पहले से सैनिटाइज वाला काम करने निकल पड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय भाई, एक गाड़ी पे तो हम व्यवस्था कर लेती, एक गाड़ी के तू व्यवस्था कर ला। उसमें डॉक्टर रमेश केजरीवाल जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने पियाजो गाड़ी मुझे दी अपनी, और ड्राइवर के साथ दिया, कोई चार्ज नहीं लिया। और हम लोग एक टंकी लेके, और रात रात भर लोग सोए रहते थे, हम लोग घरों पूरे का पूरे सैनिटाइज, मुजफ्फरपुर में, हम सिर्फ लोग अपने वार्ड में ही नहीं, हम लोग मतलब पूरे सैनिटाइज मुजफ्फरपुर। करते थे। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हम लोगों के कृत शायद उस प्रभु को पसंद आए कि हम लोग के मुजफ्फरपुर में शमशान घाट पे लाइनें कम लगी, और आज हम लोग खुशहाल हैं। उस त्रासदी के बाद इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं ना कि हम लोग वो चंद खुश नसीब हैं जिन्होंने कोविड को देखा है, बिल्कुल। नजदीक से देखा है और हराया है। और हराया भी है। बिल्कुल। तो वो जो पल था कोविड का, वो ऐसा पल था जिसको अभी भी लोग याद करके कांप जाते हैं। और मैं इतना समझता हूं, हालांकि हम लोगों, मेरा प्रोफेशन था, आपने सामाजिक कार्य किया, तो डर हमें नहीं लगा, लेकिन जो डरते हैं वो आज भी सोचते होंगे कि ऐसा पल सपने में भी ना हाँ, आए। बेशक बेशक। तो इस तरीके का पूरा माहौल था। तो चलिए, ये बहुत अच्छी चर्चा कोविड पर जो आपका एक्सपीरियंस रहा, ये आम लोगों को तो पता था, जो बाहर निकलते थे, कि संजय केजरीवाल की आवाज सुनते थे जो आसपास के उस लोग समय उस समय आप, मुझे याद है एक बात कि आप जब लाइव करते थे। लाइव करते थे, तो आप कहते थे मुझे, भैया आप कहाँ चले गए, जैसे आप लाइव चला रहे हैं और मैं शायद कहीं किसी दूसरे मोहल्ले में जागरूक करने चला गया, मैं लौटता था तो आप इशारा करते जल्दी आइए, बोलते थे कि 50 लोग पूछ चुका है कि संजय कहाँ है, केजरीवाल जी बिल्कुल कहाँ है, संजय केजरीवाल जी कहाँ बिल्कुल। है। ये सब प्रभु की और उस लीला समय है। संजय केजरीवाल ने एक आयुर्वेदिक सैनिटाइजर बनवाया था, हर्बल हर्बल सैनिटाइजर टनल, सैनिटाइजर टनल, तो वो बड़ा फेमस हुआ था। एसपी और डीएम भी आते थे। और पूरी और उनकी टीम जो स्कॉट हाँ, में पूरे पुलिस। मैं आपको वो वाक्य बड़ी प्यारा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। वो मतलब जैसे कि सैनिटाइज टनल कई बड़े बड़े ऑफिस कंपनियों में बनने लगा था, लेकिन उसका नुकसान क्या होने लगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, जैसे स्किन पे पड़ने पे स्किन जलाता है, और आंख पे पड़ने पे रोशनी। तो जैसे मैंने शुरुआत कर दी कि मैं टनल बनाऊंगा अपने वार्ड में, सरियागंज टावर पे, शहर का हृदय स्थली है। और उस समय मनीष कुमार मीना थे, मीना थे, हाँ। नगर आयुक्त, जो नगर अभी आयुक्त, कटिहार डीएम है। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने कह दिया कि हाँ संजय बनाए, और परसों उद्घाटन होना है उन्हीं के हाथों। और कल एक दिन पहले, बैन हो गया वो। नहीं, मद्रास हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को बैन किया। उसको जो है आप बॉडी पे नहीं, मतलब दीवालों पे, फर्नीचर पे, इन जगहों पे, टाइल्स पे, फर्श पे, ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन बॉडी पे नहीं। अब तो माथा, सारा पैसा लग चुका हुआ था, सारा स्ट्रक्चर बन गया था, सब कुछ हो गया था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मनीष कुमार मीना सर का। देखिए,
मैंने कहा ना कि क्रेडिट आप मुझे दे रहे हो, एक्चुअल में क्रेडिट का हकदार मैं नहीं हूँ। क्रेडिट का हकदार मेरे चाहने वाले, बहुत मेरे सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर अब कैसे होगा? बोले अरे कैसे क्या होगा? होगा। सर कैसे होगा? तो बैंड है और आप ही को उद्घाटन करना है। तो बोले कि मतलब हर्बल सैनिटाइजर खोजिए बाजार में। कहाँ मिलेगा? मेरे ही वार्ड में एक मोहन भैया है जिनकी दुकान है उस चीज की। मैंने उनसे कहा तो बोले कि अरे ये कैसे होगा? मतलब छोटा छोटा 1-2 बोतल 4 बोतल मिल जाएगा। वो टनल के लिए फिर। हाँ, सैकड़ों लीटर चाहिए पर डे। तो फिर मनीष कुमार मीना सर ने बहुत बढ़िया राय दी थी मुझे। बोले नीम का पत्ता 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नीम का पत्ता, 100 ग्राम नींबू का पत्ता और 50 ग्राम फिटकरी, अब तीनों चीज को डाल दें, उसको हल्की आंच में बॉईल करें। जब वो आधा लीटर बच जाए, उसमें कोई एसेंस जो हल्का होता है गुलाब टाइप का, 1 आध बूंद डाल दें, आपका हर्बल सैनिटाइजर तैयार। रेडी। हाँ। अरे ये तो भाई आईएएस का दिमाग, बहुत सुंदर। लेकिन अब इतना नीम का पत्ता लाना, हमें तो सैकड़ों लीटर पर डे चाहिए। फिर मतलब तैयारी कैसे होगी? मोहन भैया के पास वो कुछ मशीनें वगैरह हैं। उन्होंने कहा कि तुम हमको खाली नींबू का पत्ता और नीम का पत्ता ला दो, बाद बाकी फिटकिरी मेरे पास है, माल रेडी करके डेली तुमको दे देंगे। और भाई साहब पर डे वो 100 लीटर हमें देते थे। और उस 100 लीटर को हम जो है 2000 की टंकी थी, तो 2000 की टंकी में मतलब 200 लीटर निकालने के बाद 1800 लीटर पानी में हम उसको डालते थे, 100 लीटर वो। और उसके बाद जो मजमा लगता था, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एसपी डीएम डीएम एसपी और जितने उनके जितने, एसडीओ साहब, हाँ, अरे मजा आता था कि पुलिसकर्मी सारे। छोटे छोटे बच्चे। हाँ। क्या मतलब वो माहौल बिल्कुल था, वो बिल्कुल। वो बड़ा माहौल। वही वही हमने कहा कि कितने कोरोना वॉरियर भी आए, और वो भी आपने देखा कोरोना में बहुत लोगों ने काम किया। और सच में यादगार पल, और इसका जिक्र होना बहुत जरूरी था, खास तौर पर जब हम संजय केजरीवाल आज से भी बात कर मुकेश जी मैं आपको बताऊं, अभी 5-6 महीना पहले की बात है। मैं एक शादी में गया हुआ था भवानपुर, एनएच किनारे। तो वहाँ पे मुझे एक बुजुर्ग, अबाउट इट 65 ईयर्स ओल्ड, अपनी पत्नी के साथ आए, मेरे नज़दीक आके मुझसे कहते हैं तुम्हारा नाम संजय केजरीवाल है? हम बोले कि जी अंकल। वाइफ्स को कह रहे हैं पहचानी इसको, जे कोविड के काल में हम तोरा जे डॉक्टर से दिखला के लबैत रहियो, तो ये ना गाड़ी के रोक के पूरा मतलब जैसे सैनिटाइज कर ले रहो, आ ई गला में माइकवा टांग ले रहे, तो तू कहले रह कि ई पागल है का, ई घरे न जाए छे, ई छोड़ा ई मर जते। तो मतलब बहुत दुआएं आशीष। बिल्कुल बिल्कुल। और वही हम कह रहे थे कि संजय केजरीवाल का जब नाम आए तो कोरोना का जिक्र करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोरोना के वक्त से ही आपका नाम जो है पूरे नॉर्थ बिहार में आपका नाम हुआ। तो फिर अब बात करते राजनीति की। अभी आप जनसुराज पार्टी में हैं, इसके पहले आप राष्ट्रीय जनता दल में थे। तो राष्ट्रीय जनता दल में क्यों गए, क्यों छोड़ा, ये जनता जानना चाहेगी, ये लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप अभी हैं। तो ये बताइए कि राजद आपने ज्वाइन किया, क्यों कर लिया, जब छोड़ना ही था फिर छोड़ क्यों दिया? देखिए, दो मतलब वार्ड 20 की महान जनता को मेरा चरणों में हमेशा से मेरा नमन रहेगा कि उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे वार्ड 20 का जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया, जिस कारण कोई भी प्रकार की जो आज इतनी कीर्तियां की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें तभी हो पाई
जब एक मौका मिला था और उस मौके को मैंने जिया भी है, आत्मसात भी किया है। राजद मेरे पिताजी के मेरे पिताजी भी जब अपना आखिरी यात्रा तय किए थे तो राजद के ही झंडे में लिपट के गए थे। फिर मैंने आपको फेज बताया कि स्ट्रगल्स पीरियड थे, तो मैंने कभी राजनीतिक में, लेकिन हाँ सामाजिक मौके जब भी मुझे कोई मिले सेवा भाव के, जो जिस औकात में रहा मैंने कोशिश किया उसको निभाने का, और वो करता चला आ रहा था। तो एक अंदर से एक इच्छा होती है, आपके चार मित्र आपको कहने लगते हैं कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो, सेवा ही करनी है तो और बड़े स्तर की सेवा होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के द्वारा थोड़ी और बड़े स्तर पे, मतलब अपने नाम शोहरत और जो तुम में टैलेंट है उसको दिखाने की ज़रूरत है। तो उसी मद्देनज़र समझ में आया कि नहीं, पिताजी की राजनीतिक दल तो राष्ट्रीय जनता दल ही थी। राष्ट्रीय जनता दल में गया, लेकिन एक होता है, मैं खुल के यूँ कहूँ कि विधानसभा चुनाव का एक मौका 2020 का, लेकिन गठबंधन की धर्म निभाने के कारण वो कांग्रेस के खाते में चला गया और मैं उस चुनाव से मतलब विमुख रह गया। फिर मैंने यही सोचा कि अब तो कांग्रेस का यह सिटिंग सीट है, तो कोई भी महागठबंधन या कोई भी गठबंधन अपने अलायंस के वर्तमान विधायक को दरकिनार या नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। मैंने इसी उधेड़ बुन में चल ही रहा था कि 22 में प्रशांत की वो पदयात्रा शुरू हुई। मेरी एक आदत है, मतलब मैंने प्रशांत से भी कहा था इस बात को, मैं शुरुआती दौर में जल्दी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा परखता हूँ। मैंने परखा प्रशांत की यात्रा को, काफ़ी दिनों तक परखा। जब यात्रा समस्तीपुर पहुंची तब जाके मुझे ट्रस्ट हुआ कि इस बंदे के साथ इसके पीछे एक कदम चलने की ज़रूरत है। और मैं समस्तीपुर में जाके मिला प्रशांत से, मोड़वा में, और उसके बाद प्रशांत के साथ उनके जो कंपनी के बच्चे हैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहा। और जब मुजफ्फरपुर यात्रा इन हुई 1 सितंबर के दिन, आपको याद ही है, तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पे प्रशांत का स्वागत भी किया। और आज मुझे गर्व है कि मैं जनसुराजी हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब आपने कहा कि 2020 में आप मतलब विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे मुजफ्फरपुर नगर की, तो कांग्रेस के खाते में, तो यहाँ पार्टी बदलने का एक कारण ये भी कि आप विधानसभा चुनाव फिर लड़ना चाह रहे हैं 25 में, नहीं, क्योंकि अब एकदम चुनावी साल है। बहुत सुंदर प्रश्न। एक्चुअल में मैंने राजद इसलिए छोड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि जनसुराज इसलिए पकड़ी कि मुझे जनसुराज के माध्यम से मुझे टिकट, जनसुराज मुझे सिंबल देगी और मैं चुनाव लड़ लूंगा। चूंकि कांग्रेस का वर्तमान सिटिंग विधायक है, मैं राजद में रह के भी गठबंधन के तहत रहते हुए ऐसा नहीं होता है कि एक अलायंस का दूसरे अलायंस टिकट, हाँ वो भी वहाँ हारा हुआ हो तो एक बात हो, लेकिन यहाँ जीता हुआ हो, तो मैं फिर इंतजार क्यों करूं। एकदम मतलब ईमानदारी 25 में आपको लड़ना था, इसीलिए आपने ईमानदारी से मैं, आपने प्रश्न पूछा तो ईमानदारी से जवाब दूं कि एकदम उसी के तहत बोलने में कोई संकोच नहीं है कि जनसुराज ज्वाइन किया था। लेकिन जब जनसुराज ज्वाइन करने के बाद जब प्रशांत से मिलना जुलना, नजदीकियां बढ़ती गई, तो लगा कि विधायक बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा चीज है।
जिस सपने को लेके प्रशांत चला है, उस सपने के आगे विधायक आपके नाखून के, पैर के नाखून के मैल के बराबर नहीं है। तो ये बात तय है और सत्य है कि विधायक बनने के लिए ही जनसुराज को ज्वाइन किया था। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं प्रशांत के जनसुराज का एक छोटा सा सिपाही। मौका मिलेगा अगर आपको मुजफ्फरपुर नगर से लड़ना चाह रहे हैं? क्यों नहीं, कौन सा ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता है जो विधायक, सांसद, यही 2 ही चुनाव तो होते हैं, बड़े चुनाव, जो लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं झूठ बोलूं कि नहीं 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 सब, मैंने कहा ना मुझे झूठ बोलने नहीं आता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी, मैंने प्रशांत से भी कहा था, मैं आज आपके खुले मंच पे इस बात को बोलता हूँ कि प्रशांत, एक संजय केजरीवाल के विधायक बनने से अगर जनसुराज की सत्ता न आती हो तो मुझे विधायक बनना नहीं मंजूर है, और एक संजय केजरीवाल के न बनने से जनसुराज की सत्ता बनती हो तो मुझे न बनना मंजूर है, और मुझसे बेहतर जनसुराजी कोई मिले तो आप बेझिझक उसको मौका दीजिएगा। देखिए, मतलब पुत्र मोह में महाभारत हुआ था। क्या था महाभारत? यही ना था कि और भी कुछ था महाभारत? वही। मैं लालच करूं कि मैं लालच करूं, पार्टी माँ होती है, मेरी पार्टी सत्ता में आएगी, संजय केजरीवाल को और कहीं एडजस्ट कर देगी। मैं अगर इस बात को क्यों कहता हूं, सो 1972 का जन्मा संजय केजरीवाल, 95 में भी संजय केजरीवाल था, लेकिन उसको शीतला गली में 90 से 95 के बीच लोग कहते थे संजुआ, 95 से 99 के बीच संजू जी, 99 के बाद आज संजू बाबू। स्वर्गीय प्रोफेसर केजरीवाल का बेटा था उस समय भी, आज भी नाम वही संजय केजरीवाल, घर का नाम संजू केजरीवाल। क्या बदल गया? ये पहनावा बदल गया, स्टैंडर्ड बदल गया। बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड बदला, पहनावा बदला, उसके साथ बोलने, सामने वाले की बोलने की अदा भी, और अदा मतलब उसके तरीके भी बदल गए। तो जीवन में ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु जिस दिन आपको जो चीज देना चाहेगा उसी दिन वो आपको मिलेगी। मैं 2005 में ही सोच लेता कि मैं विधायक बन जाऊं, नहीं भाग में लिखा था। मैं 2010 में सोचता, नहीं भाग में लिखा था। मैं 2015 में सोचा था, नहीं भाग में लिखा था। 2020 में नहीं लिखा था। अगर 2025 में भी नहीं लिखा होगा, नहीं बनूंगा। लड़ने के मूड में तो हैं, 20 से ही आप लड़ने के मूड में थे पूरी तरह? लड़ने के मूड में 2020 में भी था, 2025 में भी हूं, लेकिन मैं एक पार्टी का वफादार, अनुशासन प्रिय सिपाही हूं। मेरी पार्टी का जो कार्यशैली है, उम्मीदवार चयन में जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया है, उस सारी क्राइटेरिया में मेरे से बेहतर कोई अगर जनसुराजी आएगा तो मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगा। अगर मैं उस क्राइटेरिया में नंबर 1 पे आया और प्रशांत अगर मुझे अगर उस लायक समझेंगे सारे क्राइटेरिया के परिपूर्ण के बाद, तो मैदान जंग में फतह करने के लिए जंग लड़ी जाती है, शिकस्त के लिए या बराबरी पे छूटने के लिए नहीं। चलिए, एक राजनीति से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद इस पॉडकास्ट को हम लोग एंड करेंगे। क्या लगता है आपको, एनडीए, इंडिया और बीच में प्रशांत किशोर, अभी जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर या फिर तिरहुत का चुनाव हुआ है, उसमें 2 सीटों पर प्रशांत ने हराने का काम किया है। वहीं अगर तिरहुत के चुनाव में आप देखें तो डॉक्टर विनायक गौतम जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको जितने वोट मिले उन्होंने भी हराने का काम किया, दोनों गठबंधन को, इंडिया को भी और एनडीए को भी, जिसके फलस्वरूप बंशीधर ब्रजवासी आ जाते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाते हैं। वही बेलागंज और यहां हुआ जो आपकी पार्टी ने हरवाने का काम किया। तो क्या लगता है 2025 में क्या करेंगे आप लोग?
जो हालांकि पहले प्रशांत का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता था, अब वो स्टेटमेंट कुछ कम भी आने लगे हैं। तो जैसे मतलब हम सरकार बना लेंगे, 2025 हमारा होगा, विधानसभा भरी होगी। एक दो प्रोग्राम उनका मैंने भी कवरेज किया है। तो क्या लगता है 2025, अब क्योंकि अब शुरू हो गया, ये चुनावी साल है, महज 8-9 महीने बाद चुनाव होंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या ये जनसुराज बिहार में कुछ सफल हो पाएगा? क्वेश्चन बड़ी लंबा है, कई तरीके के हाँ आपके हाँ। उसमें सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इत्मीनान से बताऊं आपको। आदरणीय काशीराम जी क्या उत्तर कहा प्रदेश। करते थे? हम्म। पहला चुनाव हारने के लिए, हम्म। दूसरा चुनाव हराने के लिए, हम्म। और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। हम्म। तो मैं बड़ी बेबाकी से और ईमानदारी से और पूरी मतलब मन मिजाज से हम्म। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम पहला 4 उपचुनाव लड़े, हारे। लेकिन हरवा भी दिए, नहीं, दो दो हम सीट तो हम हरवाए। हम हारे। हाँ। हम हरवाने की बात नहीं करते, हम चारों उपचुनाव हारे। हम्म। दूसरा उपचुनाव तिरुत स्नातक का हम लड़े। हम्म। हमने एनडीए गठबंधन को चौथे नंबर पे और इंडिया गठबंधन को तीसरे नंबर पे। हम्म। मतलब हमने चुनाव पहला हारे, दूसरा हमने हराया, हम्म। सत्ता पक्ष को भी हराया, विपक्ष को भी हराया। हम्म। अब तीसरा चुनाव आदरणीय काशीराम जी कहते हैं जीतने के लिए। हम्म। तो ये बिहार के नहीं, हम्म। दिल्ली के शीर्ष पर भी बैठे हुए बड़े बड़े नेता जान रहे हैं कि जनसुराज 2025 में चुनाव जीतेगी। पहली बात। दूसरी बात आपको यह बता दूं कि आप अपने भाजपा के किसी नेता के पास आप चले जाइए या राजद के किसी नेता के पास चले जाइए, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में से, उनके नेताओं की जुबान से, जैसे भाजपा जदयू वाले के पास जाइएगा तो वो जितना बार तेजस्वी का नाम नहीं लेंगे, जितनी बार वो कांग्रेस के राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगे, उतनी बार वो प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं। पहली चीज। जब आप महागठबंधन के बड़े नेताओं के पास जाइएगा तो वो नीतीश का नाम जितनी बार नहीं लेते हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का नाम नहीं लेते हैं, उतनी बार प्रशांत का नाम लेते हैं। मतलब दोनों गठबंधन, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप अपना ही 100 इंटरव्यू पिछला उठा के देख लीजिए या किसी भी पोर्टल न्यूज का चैनल का उठा के देख लीजिए, हर नेताओं की जुबान पे प्रशांत किशोर है। भाई प्रशांत किशोर में कोई ताकत नहीं है, प्रशांत किशोर में कोई दम नहीं है, तो फिर प्रशांत किशोर का नाम क्यों ले रहे हो? फिर धीरूभाई अंबानी ने अपनी जीवन गाथा में, मुकेश जी, ये कहा कि पीठ पीछे कोई तुम्हारी चर्चा करे, समझो तुम्हारी तरक्की हो गई। हम नहीं कहते कि हम नीतीश जी का डंडा उखाड़ेंगे, कि हम एनडीए का, महागठबंधन का डंडा उखाड़ेंगे। हम किसी का डंडा उखाड़ने नहीं आए हैं। हम बिहार में पिछले 75 साल से जो काई लगी हुई है, हमारा जो 19 देश की आजादी के समय जो हमारा बिहार दूसरे पायदान पे था, आज हमारा बिहार निचले पायदान पे है। कल तक हमारे बिहार की पहचान कई प्रकार के उद्योग के रूप में हुआ करती थी, आज हमारे बिहार की पहचान मजदूर सप्लाई राज्य के रूप में हो गई। मजदूर के साथ साथ हुनर के सप्लाई का भी हमारा राज्य बन गया है। पूंजी का भी पलायन हो रहा है। हमारे बच्चे कोटा में दूसरे प्रदेशों में जाके पढ़ाई करके वो शिक्षा का स्तर को प्राप्त कर रहे हैं और फिर हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं। वो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं है? बिहार के ही डॉक्टर, बिहार के ही बच्चे पढ़े लिख के जो बड़े डॉक्टर बने हैं, वो बाहर जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, मद्रास में हो,
वहाँ पे किसी अस्पताल में चले जाइए, बिहारी बड़े सीनियर डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इलाज कहाँ होता है। और फिर हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की विडंबना देखिए कि हमारे राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री, जो पिछले 19 साल 2 महीने से मुख्यमंत्री है, वो अपने आंख जैसे मामूली से बीमारी के इलाज के लिए भी दिल्ली जाता है। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि आप कहते हैं कि हम 19 साल से बिहार में विकास कर रहे हैं, सुशासन बाबू कहला रहे हैं, विकास पुरुष कहला रहे हैं, और खुद का इलाज कराने के लिए आपको अपना पीएमसीएच और इंदिरा गांधी का मतलब संस्थान आपको जो है वो आपको नहीं विश्वासी है। तो भाई साहब, एक हम लोग जिस कौम से आते हैं, बिजनेस में कहा गया है, सेल्स लाइन की एक परिभाषा है कि सबसे पहले सेल्फ यूजर बनो। किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो सेल्फ यूजर बनो, तब उस माल को बेहतर ढंग से बेच पाओगे। हमारे बिहार राज्य की दुर्दशा का कारण ये है कि यहाँ के किसी भी नेता का बेटा, किसी भी नेता की बिहार में बेटी, नहीं पड़ता है। किसी भी अफसर का बेटा बेटी बिहार में नहीं पढ़ता, ना उनका इलाज बिहार में होता है, कैसे सुधरेगा। हमारे आपके मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे ही यहाँ पढ़ेंगे, उन्हीं का इलाज यहाँ होगा। बाद बाकी ये लोग राज करेंगे जरूर हम पे, लेकिन ये अपना इलाज बाहर कराएंगे। ये राज करेंगे हम पे जरूर, लेकिन अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे। ये राज करेंगे यहाँ जरूर, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट बिहार के बाहर करेंगे। कैसे तरक्की होगी। आत्मसात करना होगा। चलिए, बिहार तो के दो दर्द दो को हजार समझना। पच्चीस में आप आएंगे, मतलब आपकी पार्टी कुछ न कुछ खेल दिखाएगी अपना। देखिए, हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते मुकेश जी, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हम लोग वो जो व्यवस्था पुरानी सिस्टम है उसको ठीक करने की। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं उस व्यवस्था की परिवर्तन की बात कर रहा हूं कि मुकेश जी का बच्चा भी और मेरा बच्चा भी और मुजफ्फरपुर नगर विधायक का बच्चा भी एक स्कूल में पढ़े। मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि आपके मम्मी पापा का, मेरे मम्मी पापा का और नगर विधायक के भी मम्मी पापा का इलाज यहाँ के अस्पताल में। मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि आपको भी जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पड़े बाहर, तो आपको शर्मिंदगी से यह न कहना पड़े कि मैं बिहारी हूँ, गर्व से कहना पड़े, सर ऊंचा करके कहना पड़े कि मैं बिहारी हूँ। आपका बच्चा जब पढ़ ले तो उसको रोजगार की व्यवस्था बिहार के स्तर पे हो, बिहार राज्य के अंतर्गत हो। हम लोग मूल रूप से व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। सत्ता परिवर्तन तो हर समय होता रहा। लालू जी ने, कांग्रेस ने राज किया, मतलब 50 साल 40 साल 45 साल। उस राज्य के बाद जैसे हुआ कि नहीं परिवर्तन करो, तो आदरणीय लालू जी आए। 15 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने गरीब गुरबों को आवाज दी बोलने की, हुआ कि नहीं भाई परिवर्तन हुआ। लेकिन इनको अब बदलना है तो नीतीश जी को आप ले आए। अब नीतीश जी आपको बोझ लगने लगे, मान के नहीं बदलिए, आप यह सोच के बदलिए कि जिस प्रकार, मैं मुकेश जी बहुत गूढ़ बातें आपके दर्शकों को बताऊं, भगवान न करे आपके हमारे घर में किसी की तबीयत खराब होती है, तो क्या हम लोग जात वाले धर्म वाले डॉक्टर को ढूंढते हैं कि बेहतर डॉक्टर को? बेहतर। जिस दिन हमारे बिहार की 13 करोड़ जनता मालिक बेहतर उम्मीदवार को चुनना शुरू कर देगी, उस दिन उनका अपना राज, जो हमारा स्लोगन है जनता का सुंदर राज, आ जाएगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। एक प्रशांत किशोर क्या, 1 लाख प्रशांत किशोर भी आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप और हम नहीं चाहेंगे, हर घर बिहारी नहीं चाहेगा, हर घर की माँ नहीं चाहेगी। एक आज प्रशांत जी का एक बड़ी सुंदर सा बात कहना होता है कि नेताओं का चेहरा चमक रहा है, नेताओं के बेटों का चेहरा चमक रहा है। हे माई, तू अपन बेटा के चेहरा कब चमकेगा? जिस दिन हम वोट डालने के पहले अपने एक बार बेटे का मुंह देख लेंगे कि नहीं
हमारे बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था जो करने का बात करेगा हम उसको वोट देंगे। जो हमारे परिजन की गुणवत्तापूर्ण इलाज की यहाँ बात करेगा हम उसको वोट देंगे। हमारे बच्चे को रोजगार की जो बात करेगा हम उसको वोट देंगे। हमारे मतलब एक माँ पहले सुनते थे हम लोग, फौज में बेटा गया तो माँ बीवी जो है, एक कई पिक्चर भी बनी है, गाने भी हैं, मतलब कि बेटा फौज में नौकरी करने जा रहा। आज बिहार की परिकल्पना क्या रह गई है? होली दिवाली छठ, होली दिवाली छठ ईद बकरीद के पहले बाहर से ट्रेनों में ठूस के आना और पर्व खत्म होते ही एक दिन 2 दिन के बाद ही ठूस के यहाँ से ट्रेनों में ठूस के जाना। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कौन से धर्म के लोग अछूते हैं? किनको यहाँ सरकारों ने क्या मुस्लिमों को नौकरी दे दिया कि मुस्लिम के बच्चे बाहर नहीं जा रहे? हिंदू के बच्चों को नौकरी दे दिया कि हिंदू के बच्चे बाहर नहीं जा रहे? सबसे बड़ी चीज है एक माँ की कोख जो जीते जी सूनी कर दी गई है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, सूनी कर दी गई है। उस माँ का लाल दुलारा उसके सामने यहाँ कमा के अपने माँ बाप की सेवा करे, ये है असली व्यवस्था को स्थापित करना। हम लोग का मकसद नहीं है कि सत्ता हासिल करना। बिहार की जनता को हम जगाने चले हैं, हमारे नेता भी जगाने चले हैं। अगर उनको लगता है कि ये सारी चीजें इस बिहार की मिट्टी में होनी चाहिए तो वो अपनी सरकार चुने, वो अपना विधायक चुने, और वो विधायक जनसुराज का होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये सारी व्यवस्था बदलेगी। चलिए, तो बहुत अच्छे विचार। हालांकि राजनीति बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर हम किसी और दिन पॉडकास्ट करेंगे संजय केजरीवाल जी के साथ। और आज आपने देखा कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है संजय केजरीवाल की, जो महज 1,000 रुपए से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और आज लगभग सारे मुकाम पर सफलता हासिल करता है। तो एक सीख भी मिलती है और ऐसे व्यक्तित्व की हम बात करते हैं। साथ ही साथ कोरोना वॉरियर में भी आप इनको देखेंगे। नंबर 1 पर मुजफ्फरपुर में कोरोना की लड़ाई इन्होंने लड़ी, लोगों की सहायता की और बहुत सारी कहानियां जो कि निकल कर सामने आई हैं। आगे भी हम इन्हीं के तरह के एक लास्ट में हंसने वाला एक जी टॉपिक बिल्कुल सुना बिल्कुल। हाँ, जिस समय वो जो 1,000 वाली बात जो है नौकरी करते थे तो उम्र 25-26 की हो गई थी, तो शादी के लिए माँ बाप की भी, चूंकि मम्मी भी बीमार, बाबूजी भी बीमार, तो कोई ना कोई को मीडिएटर को पकड़ते थे कि भाई बेटा के लिए कोई लड़की बताओ। तो आता था लड़की के माता पिता, मतलब पिताजी आते थे, लड़का देखते थे बहुत सुंदर है, लेकिन करता क्या है, तो 1,000 की नौकरी, भाग जाते थे बिना चाय पिए। मतलब मैं एक ऐसा खुशनसीब इंसान या बदनसीब इंसान, लोग लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं। लड़की के पिताजी लोगों ने करीबन 14-15 पिताजी ने मुझे रिजेक्ट किया ड्यू टू दैट कि मैं 1,000 की नौकरी करता हूँ। तो जिनसे आज मेरी धर्म पत्नी है, जब मेरे बड़े भाई साहब, जो मैंने कहा था कि जब वो बातचीत चली शादी की, तो मम्मी पापा देख के आए, भैया भाभी देख के आए, फिर उसके बाद मतलब हुआ कि अब तुम जाके देख लो, फाइनल कर लो। हमने पहले उसको, उसके पूरे खानदान को बता दियो ना 1,000 कि हम रुपया 1,000 तो उसमें उनको कोई परेशानी नहीं। नहीं। तो ये एक बड़ी प्यारा वाक्य है, छूट गया था हंसी वाली बात बिल्कुल। कि लड़का होके भी हम कईयों से रिजेक्ट हुए में होता है। और चलिए, ये बातों का सिलसिला आपके साथ पूरा रहेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। राजनीति की बात अभी हुई नहीं है, बहुत छोटी सी एक झलक हमने राजनीति की है।
हालांकि इनसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि राजनीति में, और जनसुराज से तो राजद को भी बहुत सारे सवाल करने हैं, जेडीयू और बीजेपी को भी करना है, क्योंकि आपको बी टीम भी कहा जाता है, उस पर जाएंगे नहीं। हालांकि राजद का ये हमेशा आरोप होता है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एनडीए की और बीजेपी की बी टीम है, हमको हराने के लिए आती है। और आगे देखिए क्या होता है 2025 में। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये कुछ नई जानकारी और नई चीजें लेकर समाज के इन्हीं तरह के लोगों को हम सामने लाएंगे और इनकी बातें करेंगे शुरू से, क्योंकि किसी भी सफल व्यक्ति को तो हम जानते हैं, लेकिन उसकी सफलता के पीछे क्या राज होते हैं, कितना संघर्ष होता है, कितना स्ट्रगल होता है, कितनी परेशानियां होती हैं, उसे हम नहीं जान पाते। और उन अनछुए पहलुओं को अगर छू लिया जाए और समझ लिया जाए तो हमें भी जीवन जीने का एक सलीका मिलता है। तो बने रहिए इस खूबसूरत पॉडकास्ट के साथ, आगे भी आपसे मुलाकात होगी। और शेयर ज़रूर कर दें हमारा यूट्यूब चैनल जो कि इस पॉडकास्ट के लिए एकदम नया है। आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।